बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सेशन है, वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की अकाउंट हेल्थ से रिलेटेड है। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न के सेलर सेंट्रल की अकाउंट हेल्थ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। आप चाहे एफबीए कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, जैसे कि होलसेल एफबीए, या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज, चाहे आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हैं, जैसे एफबीएम, जैसे ड्रॉप शिपिंग है, या रिटेल आर्बिट्राज जिसे हम कहते हैं। इन दोनों सूरतों में आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपकी अकाउंट की हेल्थ कितनी डाउन हुई है और कितनी नेगेटिव में गई है। आपकी अकाउंट की हेल्थ जो है मॉनिटर करना निहायत ज़रूरी है। ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों के सामने अकाउंट हेल्थ खोली हुई है, अमेज़न सेलर सेंट्रल को ओपन किया, उसके बाद डैशबोर्ड आपके सामने है। यहाँ डैशबोर्ड पे आप 9th नंबर पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस का ऑप्शन। परफॉर्मेंस के ऑप्शन में अकाउंट हेल्थ है सबसे पहले। अकाउंट हेल्थ को मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, आपको पेज नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला सेक्शन है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का, दूसरा है पॉलिसी कंप्लायंस का, और थर्ड नंबर पर है शिपिंग परफॉर्मेंस। अच्छा, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, जिसे हम ओडीआर भी बोलते हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट में एडिशनली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ओडीआर क्या होता है। ओडीआर बेसिकली ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, जो कि हमेशा 1% से नीचे होना चाहिए। ये समटाइम्स 1% से ज़्यादा भी चला जाता है, लेकिन हमेशा ये अंडर 1% होना चाहिए, ताकि आपके अकाउंट की हेल्थ को कोई इश्यू ना हो। इसके बारे में हम आगे डिटेल में हम 3 मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक आपकी अकाउंट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जब आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट है लेट डिलीवर करते हो, या कोई भी इश्यू आ जाता है, तो आपको नेगेटिव फीडबैक आपके अकाउंट पर आ सकता है। उसके बाद ए टू ज़ी गारंटी क्लेम के बारे में हम बात करते हैं। ए टू ज़ी गारंटी क्लेम के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि ए टू ज़ी गारंटी क्लेम जो है, जब आपका कस्टमर या आपका बायर आपके साथ कॉन्टैक्ट करता है या रिटर्न क्लेम करता है, तो आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते या टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो इस सिचुएशन में आपको आपका जो बायर है वो ए टू ज़ी गारंटी क्लेम फाइल कर सकता है। अच्छा, ए टू ज़ी गारंटी क्लेम समटाइम्स बाय मिस्टेकन भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि बाय मिस्टेकन हुआ है ए टू ज़ी गारंटी क्लेम, तो आप अमेज़न की सेलर सपोर्ट से बात करके इस ए टू ज़ी गारंटी क्लेम को विथड्रॉ करवा सकते हो। समटाइम्स अगर बाय मिस्टेक हुआ हो, तो आप इस ए टू ज़ी गारंटी क्लेम को विथड्रॉ करवा सकते हो सेलर सपोर्ट की टीम से बात करके। उसके बाद आपको थर्ड नंबर पे नज़र आ रहा है चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम के बारे में आपको बताऊँ कि चार्ज बैक क्लेम जो है, जब आपका बायर अपने बैंक से या अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉन्टैक्ट करता है कि ये जो चार्ज बैक मेरे अकाउंट पे लगा है, ये किस वजह से हुआ, किस चीज़ का चार्ज है, ये इस पेमेंट को मैंने ऑथराइज़ नहीं किया। तो उसका बैंक जो है, अपना जो बायर का बैंक है या जो बायर की क्रेडिट कार्ड कंपनी है, वो अमेज़न से कॉन्टैक्ट करती है। अमेज़न आपसे कॉन्टैक्ट करता है। अमेज़न, लेट्स सपोज़ हम उसके सेलर हैं। अमेज़न कॉन्टैक्ट करेगा हमसे, हम सेलर हैं, हम जो है वो उसको प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तो हम वो देखेगा कि इसका सेलर कौन है, या उसके बाद वो चेक करेगा कि बायर कौन है। वो सेलर से कॉन्टैक्ट करेगा। अमेज़न सेलर को 2 या 3 दिन का टाइम देगा। 2-3 दिन का टाइम देने के बाद वो आप लोगों को वहाँ पे एक सेक्शन देगा। कमेंट सेक्शन में आप वहाँ पे डिटेल्स देंगे कि ये प्रोडक्ट जो है, मैंने इस डेट को डिलीवर हुई है, ये प्रोडक्ट मैंने इस बायर को या इस कस्टमर को मैंने फला डेट को डिलीवर किया है, और ये इसका शिपिंग टाइम है, और ये इसकी जो है वो डिलीवरी है, जो मैंने जैसे फेडेक्स यूज़ किया है, ये यूपीएस यूज़ किया है, जो भी आपने डिलीवरी यूज़ की है, जिसके थ्रू भी आपने, जिस कोरियर के थ्रू भी आपने उसको डिलीवरी किया, वो सारी डिटेल्स आप वहाँ पे दोगे, तो 2 या 3 दिन बाद आपको वो चार्ज बैक क्लेम वहाँ से हटा देगा। अच्छा, अब हम आते हैं पॉलिसी कंप्लायंस पे, दूसरे सेक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट हेल्थ रेटिंग 200 है, और सबसे पहला जो यहाँ पे फीचर है, सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का है। इसके बारे में आपको बताऊं कि ये सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन जो है, जब आप लिस्टिंग कर रहे होते हो, तो ये तब वायलेशन लगती है, ठीक है। अगर आप लिस्टिंग कर रहे हो, अपनी लिस्टिंग में आप किसी ब्रांड का नेम यूज करते हो, या फिर लिस्टिंग करते हुए आप अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको टारगेट करते हो, बुलेट पॉइंट्स में उनको टारगेट करते हो, या फिर आप किसी ब्रांड को मी टू करते हो विदाउट हिज परमिशन, तो तब ये वायलेशन लगती है। जैसे आप किसी भी ब्रांड को मी टू कर लेते हो, लाइक नाइकी या एडिडास वगैरह,
आप इनको इनकी परमिशन के बगैर, इनके परमिट के बगैर या इनके ऑथराइजेशन लेटर के बगैर आप मी टू करते हो, तो तब ये आपके अकाउंट पे वायलेशन लग जाती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। आप जो जिस भी ब्रांड को मी टू करना चाह रहे हो, तो आप उस जो है रिलेटेड ब्रांड है उससे ऑथराइजेशन लेटर लें। अच्छा, दूसरे नंबर पर है रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स का। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, तो हमें नहीं आइडिया होता कि उसका हमें ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, वो प्रोडक्ट पेटेंट है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। तो लॉन्च करने के बाद उसके ऊपर आईपी वायलेशन लग जाती है। तो उसके बाद हमें आइडिया होता है कि हमें इसका ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर था, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए था। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम उस प्रोडक्ट के ओनर से, उस स्टोर के ओनर से बात करते हैं, उससे ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं। उसके तीसरे नंबर पर है प्रोडक्ट अथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट्स। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊं कि जैसे अगर आप कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट या रेप्लिका या कोई भी 2 नंबर प्रोडक्ट आप भेज देते हो अपने बायर को, अपने कस्टमर को, तो इस सिचुएशन में आप जो है वो वायलेशन को फेस करते हो। आपका बायर जो है आपको वायलेशन कर देता है आपके अकाउंट के ऊपर। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि सैमसंग है या आईफोन है, आप जिस भी जो भी आपको बायर आप ऑर्डर करता है, जो भी कस्टमर या बायर आपको ऑर्डर करता है आईफोन के लिए या सैमसंग के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आप क्या करते हो, कोई भी आप रिटेलर को चूज करते हो, किसी भी स्टोर को चूज करके आप वहां से उस मोबाइल को, सैमसंग है या आईफोन है, उसको शिप कर देते हो। अच्छा, आपको आइडिया नहीं होता कि वो रिटेलर कैसा है या स्टोर कैसा है या सप्लायर कैसा है, आप वहां से उस ऑर्डर को शिप कर देते हो। तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट या डुप्लीकेट जो है वो मोबाइल भेज देता है या कॉपी भेज देता है। तो इस सिचुएशन में आपको ये वायलेशन फेस करना पड़ती है। तो इसका जो है वो, इसकी रेमेडी ये है कि आप जो भी सप्लायर चूज करते हो, जो भी रिटेलर है आपका, जो भी जहाँ जिस स्टोर से भी आप परचेजिंग कर रहे हो, आप क्या करो, अगर आप एफबी कर रहे हो तो आपको जो आपका जो सप्लायर है, आप उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करो। अगर आपको लगता है कि वो ट्रस्टवर्दी है, तो आप फिर उसके साथ जो है ना इतनी बड़ी डील करो, आप फिर वहां से परचेजिंग करो, अदरवाइज वहां से परचेजिंग ना करो। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे 4th नंबर पे। इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब हम पीएल कर रहे होते हैं, तो पीएल करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन करवाना होती है। इंस्पेक्शन करवाना जरूरी होती है ताकि ऑर्डर का जो ताकि प्रोडक्ट का डिफेक्ट रेट हमें पता चल सके, और जो प्रोडक्ट है उसमें कोई डिफेक्ट है अगर, तो वो हमें पता चल सके, ताकि कस्टमर तक पहुंचने से पहले हमें उसकी सारी डिटेल्स पता चल जाएं। अगर हमें ऐसी कोई डिटेल्स ना पता चले, इंफॉर्मेशन हमें ना हो, उसमें कोई डिफेक्ट हो, तो इस सूरत में भी हमें वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी आपको 5th नंबर पे नजर आ रहा है, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। इसमें ये है कि आप जो भी गेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल ना करें। अच्छा, गेटेड प्रोडक्ट्स का आप लोगों को पता होगा, जैसे ड्रॉप शिपर जानते होंगे, जो लोग एफबीएम करते रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ का बेहतर अंदाजा होगा कि एफबीएम करते वक्त जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर रहे होते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे मैं अभी आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का होगा कैटलॉग में, यहाँ पे आके यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे एसिन मांगते हैं हमसे। एसिन मतलब अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, या फिर यूपीसी हमसे मांगते हैं, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। जो भी हम वहाँ पे पुट करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास, अप्लाई टू सेल का। अगर अप्लाई टू सेल वहाँ पे आ जाए, इट मीन्स ये प्रोडक्ट गेटेड है। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई टू सेल के ऊपर। समटाइम्स ऐसे होता है कि 24 आवर्स में वो स्पेसिफिक ब्रांड या स्पेसिफिक स्टोर उस प्रोडक्ट को अलाउ कर देता है, आपको अलाउ कर देता है कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सको, यानी वो स्टोर या प्रोडक्ट अनगेट हो जाती है। अगर वो 24 आवर्स में ना हो, तो वो 48 आवर्स में भी हो जाती है, 2 दिन में भी, 3 दिन में भी हो जाती है। वो प्रोडक्ट अनगेट, वो स्टोर अनगेट हो जाता है। लेकिन ऐसे भी होता है कि जो ब्रांड्स हैं वो अलाउ नहीं करते आपको कि आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल करो। तो इसके लिए आप जो भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर अप्लाई टू सेल आए, तो आप करके देख लें। अगर वो अनगेट हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करने का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे जब आप एसिन डालोगे कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करके, तो वहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन नजर आएगा, तो आप उसे सेल कर सकते हो। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो हमेशा ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। आप जो लिस्टिंग कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई ग्लिच या कोई भी बग्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग रिमूव हो सकती है और आपको वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशंस, यहाँ पे इसमें यह है कि
आप जो भी रिस्ट्रिक्टेड ब्रांड हैं या रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सेल ना करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशंस। रिव्यूज के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो फेक रिव्यूज लेते हैं तो उनको अमेजोन डिटेक्ट कर लेता है। अमेजोन का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इसको डिटेक्ट करने के बाद आपको वायलेशन लगा देता है। अदर पॉलिसी वायलेशंस में और काफी सारी वायलेशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने इसको अभी ओपन किया और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे ये वायलेशन लगी हुई है। हाई नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, एनसीएक्स जिसे हम बोलते हैं, ये एनसीएक्स लगा हुआ है किसी भी वायलेशन की वजह से। ठीक है, एनसीएक्स जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस को बोलते हैं, वो लगा हुआ है। आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हो अपने अकाउंट के ऊपर, प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद जो उसकी कैटेगरी होती है उसके ऊपर एनसीएक्स लगता है, नेगेटिव कस्टमर एक्सपीरियंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम थर्ड सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है शिपिंग परफॉर्मेंस का। ये वाला जो सेक्शन है, ये जो बॉक्स है, ये ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी एफबीएम। जो लोग एफबीएम कर रहे हैं और जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए। बल्कि एफबीए वाले तो ऐसे भी होता है कि वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट की हेल्थ को, लेकिन जो एफबीएम कर रहे हैं, जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं, उनके लिए डे बाय डे, इवन हर दिन उनको चेक करना पड़ता है अकाउंट की हेल्थ में आके, अपना एलएसआर चेक करना पड़ता है, कैंसलेशन रेट और वीटीआर और ओडीआर, ये सारी डिटेल्स उनको यहाँ से चेक करना पड़ती है। एलएसआर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, लेट शिपमेंट रेट। अच्छा, लेट शिपमेंट रेट के बारे में बताऊं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लेट शिप करते हो, मतलब कि आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, लेकिन जो जो उसकी ट्रैकिंग है, जैसे आप फेडेक्स यूज किया, आपने कोरियर है, यूपीएस यूज किया है, या यूपीएससी, जो भी आपने कोरियर यूज किया, उसके थ्रू जो आपकी ट्रैकिंग आनी है, आप ट्रैकिंग जो है वो अपने कस्टमर को, अपने बायर को लेट देते हो। जो ड्यू डेट होती है, जैसे शिप बाय डेट थी 14, आप उसे एलएसआर आपका तब बढ़ता है जब आप उसे ट्रैकिंग 15 को देते हो। एक दिन बाद देते हो तो आपका एलएसआर इंक्रीज हो जाता है, और ये हमेशा 4% से डाउन रहना चाहिए, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको यहाँ पे रेड सर्कल नजर आ जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा कि योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पे रेड अलर्ट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे प्री फुलफिलमेंट कैंसल रेट नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बारे में आपको बताऊं कि ये कैंसलेशन रेट होता है कि जो भी आपके पास ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, तो आप उनको कैंसलेशन, उनकी कैंसलेशन अगर ज्यादा करते रहते, जैसे आपके पास ऑर्डर आया और आप जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हुई थी वो आउट ऑफ स्टॉक चली गई, या कोई भी उसमें इशू आ गया, तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हो। ऑर्डर को कैंसिल करने की वजह से आपका कैंसलेशन रेट बढ़ जाता है। अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, तो आप वहाँ पे जो आपका हैंडलिंग टाइम है वो मिनिमम 4 या 5 डेज डालो, क्योंकि कोई भी इशू आ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे आपका कोई भी पीछे से बैक एंड पे जो स्टोर चल रहा है, जिस यहाँ से आप परचेजिंग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल वालमार्ट है, वालमार्ट से हम जब परचेजिंग कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट हमने लिस्ट की हुई है, तो ऐसा होता है कि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जाएगी तो 1 या 2 दिन या 3 दिन बाद जब आएगी, तो जब आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करोगे, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद 1-2 दिन ऑर्डर जो है वो डिलीवर होने पे लगेंगे, ट्रैकिंग आने पे लगेंगे। ट्रैकिंग आने पे टाइम लगेगा, तो फिर उसके बाद जब आप ट्रैकिंग डालोगे तो 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, तो कोई भी इशू आ सकता है। इसलिए आप हैंडलिंग टाइम 4 या 5 दिन का डालो, तो इस वजह से आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा इसका सोल्यूशन ये भी है प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट का, कि जब कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, या उसमें कोई भी इशू आ जाए कि आप उस ऑर्डर को फुलफिल ना कर पा रहे, तो आप खुद से उस ऑर्डर को कैंसिल ना करो। आप अपने बायर को मैसेज करो, उसे सीएस करो और उसे कहो कि वो खुद से कैंसिल करे। वो अगर उसे नहीं करना आता तो आप उसे बता दो कि ऐसे कैंसिल होता है, वो खुद कैंसिल करेगा, आपके पास कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आएगी। कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को आप यस करोगे, अप्रूव करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपका कैंसिलेशन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आपके बायर की तरफ से आई थी। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं वैलिड ट्रैकिंग रेट, जिसे हम डीटीआर भी कहते हैं। ये हमेशा 95% से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे आपको नॉट अवेलेबल आ रहा है, यहाँ पे ये 100% होना चाहिए, या 99 हो, या इवन 96 हो। 95 से अबव ही होना चाहिए, 95 से डाउन नहीं जाना चाहिए। और कैंसिलेशन रेट के बारे में बताना भूल गया कि ये 2.5 से डाउन रहना चाहिए, अंडर 2.5% होना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स थी अकाउंट की हेल्थ से रिलेटेड।
आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करते हो, चाहे आप मर्चेंट करते हो। इन दिनों दोनों सिचुएशंस में आपके लिए ये अकाउंट की हेल्थ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को इसकी इन इन्फॉर्मेशंस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन।